जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिर से। हमारा अध्याय 3 चल रहा है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसके बारे में तो हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए। और दोस्तों, आज हम अगले इस पार्ट को और अच्छी तरीके से बढ़ाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ रेगुलर। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। क्या दोस्तों सदैव क्षत्रिय राजा होते थे? इस पर कई सारे क्वेश्चन उठाए गए और दोस्तों कई सारे मत हमारे को देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्या होता है इसमें देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, लेकिन वास्तव में कहीं ऐसे शासक भी रहे हैं दोस्तों जो क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी क्या थे दोस्तों, राजा थे। वो कौन कौन से थे? आपने सबसे प्रसिद्ध नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के अनुसार वो दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्षत्रिय थे। ब्राह्मण उनको दोस्तों निम्न कुल का शासक मानता था, यानी कि ब्राह्मण उसको क्षत्रिय नहीं मानता था। क्या नहीं मानता था दोस्तों? क्षत्रिय। कौन नहीं मानता था? ब्राह्मण। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर क्या होता है दोस्तों? शुंग और कण्व, यानी दोस्तों ये भी क्या है, मौर्य शासक के, मौर्य के उत्तराधिकारी ब्राह्मण थे। यानी दोस्तों ये तो ब्राह्मण थे, लेकिन इसको जो क्या है दोस्तों, ब्राह्मण वो निम्न कुल का मानते थे। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर क्या होता है? शक शासक मध्य एशिया में आए थे, इन्हें बर्बर या विदेशी कहा जाता है। यानी दोस्तों शक शासक थे जो मध्य एशिया से थे, जिन्हें शक और यार दोस्तों जो शासक थे उनको बर्बर यानी दोस्तों विदेशी कहा जाता था। फिर क्या होता है दोस्तों? सातवाहन शासक सबसे इम्पोर्टेंट वंश है दोस्तों, अच्छी तरीके से याद रखना है इसको। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकनी, गौतमीपुत्र श्री सातकनी, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है, कई बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। ने दोस्तों गौतमीपुत्र सातकनी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बताया है तथा क्षत्रियों का हनन करने वाला बताया था। इस तरह से दोस्तों इसने खुद ने अपने आप को खुद को क्या बताया था दोस्तों? अनूठा ब्राह्मण, जो कि दोस्तों किस वंश से था? सातवाहन वंश से। उसी तरह से आगे चलते हैं। जबकि ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार राजा केवल क्षत्रिय बन सकता है। ये 4 वर्णों की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, लेकिन अंतर्विवाह पद्धति का पालन भी करते थे। ये क्या करते थे दोस्तों? अंतर्विवाह पद्धति का पालन। इस प्रकार ये साबित होता है कि सदैव क्षत्रिय ही राजा नहीं होते थे। जो राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता था, जो व्यक्ति समर्थन संसाधन जुटा सकता था, वही शासनकाल कर सकता था। यानी दोस्तों जिसके पास जो सुविधाएं हैं सारी, और जिसके पास दोस्तों माइंडसेट है फिक्स है कि वो किस तरह से उसको उपभोग कर सकता है सत्ता का, उसी तरह से दोस्तों वही राजनीतिक जो जिसमें राजनीति की जानकारी हो वो दोस्तों शासन कर सकता था। उसी तरह से यहाँ पर देखिए दोस्तों, जाति तथा समानता, सामाजिक गतिशीलता। इसमें क्या है दोस्तों? जातियाँ जन्म पर आधारित होती थी। वर्ण की संख्या 4 थी, लेकिन जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। उसी प्रकार दोस्तों जब ब्राह्मण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को कुछ नए समुदाय से आमना सामना हुआ, उन्हें चार वर्णों की व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता था, उन्हें जातियों में बांट दिया। यानी दोस्तों 4 थे, उसको तो दोस्तों वर्ण था, और जो अलग अलग समुदाय बन गए नए नए, उनको दोस्तों जातियों में विभाजित कर दिया। जैसे दोस्तों निषाद, स्वर्णकार, एक ही जाति के लोग जीविका के लिए एक ही जैसे कार्य करते हैं। यानी दोस्तों निषाद और स्वर्णकार दोस्तों एक ही जाति के दोस्तों जो एक जैसा कार्य करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों उपमहाद्वीप विविधता से भरा हुआ, यानी उपमहाद्वीप का मतलब है दोस्तों भारत से। यहाँ ऐसे समुदाय भी रहते थे जो ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते थे। जो संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदायों को विचित्र, असभ्य, बर्बर, जंगली चित्रित किया गया जाता है। उसी और उदाहरण देखिए दोस्तों, वन में बसने वाले शिकार, कंदमूल संग्रह करने वाले लोग निषाद वर्ग। जो दोस्तों एकलव्य, हमने कई बार एकलव्य की कहानी सुनी है दोस्तों, अंगूठा काट कर दे देता है, वो दोस्तों निषाद वर्ग से था। यानी दोस्तों एकलव्य भी इसी वर्ग से था। यायावर पशुपालकों को ऐसा ही समझा जाता था। जो लोग संस्कृत भाषा नहीं थे, मलेच्छ कहकर हीन दृष्टि से देखा जाता था। यानी दोस्तों जो संस्कृत भाषी नहीं जानते थे उनको मलेच्छ कहते थे, और दोस्तों हीन भावना से उनको देखते थे। उसी प्रकार दोस्तों देखिए क्या होता है कि 4 वर्णों के परे अधीनता, यानी दोस्तों 4 वर्ण है उनके परे क्या अधीनता थी? ब्राह्मण वर्ग ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था के जो सामाजिक प्रणाली से बाहर माना। जो ब्राह्मणों ने समाज में कुल वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया। यानी कि दोस्तों क्या, ब्राह्मण वर्ग ने कुल जो कुछ लोग थे उनको वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से बाहर माना, और ब्राह्मण समाज ने उनको दोस्तों जो वो लोग थे उनको अस्पृश्य घोषित कर दिया। उस प्रकार ब्राह्मण मानते थे कि कुछ कर्म पवित्र होते हैं, कुछ कर्म दूषित होते हैं।
पवित्र क्या है दोस्तों, यज्ञ अनुष्ठान देवे वेद अध्ययन। उसी प्रकार दूषित क्या है दोस्तों, चमड़े से संबंधित सबों को उठाना, अंत्येष्टि करना। ये दोस्तों निम्न जाति के कार्यों के लिए समझा जाता था इनको, और अच्छे कार्यों के लिए पवित्र यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना, इनको दोस्तों अच्छा माना जाता था। चांडाल क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चांडाल क्या दोस्तों, मरे हुए जानवरों को छूने वाले चांडाल कहा जाए, यानी दोस्तों मरे हुए जानवरों को उठाने वाले क्या कहलाते थे, चांडाल। चांडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर पर रखा गया, यानी दोस्तों सबसे निम्न स्तर अगर किसी का था तो वो दोस्तों था कौन, चांडाल। ब्राह्मण चांडाल को छूना देखना भी अपवित्र मानते थे, यानी दोस्तों वो अपनी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। चांडालों में मनुस्मृति, यानी दोस्तों चांडालों की स्थिति मनुस्मृति में क्या थी वो देखिए दोस्तों। चांडाल को गांव से बाहर रहना होता था, और दोस्तों ये लोग फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए जो लोग थे उनके कपड़े, लोहे, आभूषण वो पहनते थे। रात में गांव और नगर में चलने की अनुमति नहीं थी, और दोस्तों थी तो उनको ये कहा गया कि तो जब भी गांव से निकलो तो ढोल बजा के निकलना, ताकि हमें पता चल जाए कि चांडाल आ रहे हैं। मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करना, इस तरह से दोस्तों उनके मनुस्मृति में कार्य विभाजित किए गए थे। फिर क्या होता है दोस्तों, चांडालों की जानकारी के स्रोत कि हमें कहाँ कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो चीनी बौद्ध भिक्षु फासियन के अनुसार दोस्तों अस्पृश्य लोगों को सड़क पर चलते हुए कस्ताल बजाना पड़ता था, यानी दोस्तों एक प्रकार से ढोल बजाना पड़ता था, जिससे अन्य लोगों को देखने से दोष से बच जाए, यानी दोस्तों उस आवाज़ से वो अपने घर के अंदर चले जाते, जिससे वो उनको देखने से दोष से बच सके थे। उसी तरह चीनी यात्री स्वयंसांग ने दोस्त उनके अनुसार वधिक और दोस्तों वधिक और सफाई करने वाले लोगों को शहर से बाहर रहते थे वाले जो लोग थे वो क्या करते थे दोस्तों, शहर से बाहर रहते थे। संपत्ति पर अधिकार किस किस का था वो देखिए दोस्तों। संपत्ति पर अधिकार स्त्री पुरुष में भिन्न अधिकार थे, लैंगिक आधार पर अलग अलग अधिकार थे दोस्तों। मनुस्मृति के अनुसार पिता की जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद पश्चात सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी होता था। इस तरह से वहाँ पर व्यवस्था कर रखी थी। पिता की संपत्ति स्त्री से हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती, यानी दोस्तों स्त्री पिता की संपत्ति पर अपने जो हिस्सेदारी वो नहीं मांग सकती थी। विवाह के समय उपहार मिले थे उन पर स्त्री का अधिकार होता था, उसे दोस्तों स्त्रीधन कहा जाता है। ये भी दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि स्त्रीधन किसे कहते हैं, तो विवाह के समय मिले गए उपहारी क्या कहलाते थे, स्त्रीधन। इस पर दोस्तों उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को अपने पति के आज्ञा के खिलाफ गुप्त रूप से धन संचय करने की विरुद्ध चेतावनी दी जाती थी, यानी दोस्तों वो बिना बताए धन संचय नहीं कर सकती थी। कुछ साक्ष्य प्रभावती गुप्त से संबंधित मिले दोस्तों, जिससे पता लगता है कि प्रभावती गुप्त जो दोस्तों संसाधनों पर अपना अधिकार रखती थी। ऐसा कुछ परिवारों में हो सकता है, लेकिन सामान्य यानी दोस्तों जमीन, पशु, धन पुरुषों का जो दोस्तों पुरुषों के नियंत्रण में रहते थे। उसी प्रकार दोस्तों वर्ण और संपत्ति के पर अधिकार, यानी दोस्तों वर्ण और संपत्ति के अधिकार क्या थे, ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर अधिकार एक, यानी दोस्तों संपत्ति पर जो अधिकार का एक और आधार वर्ण का शूद्र के लिए दोस्तों एकमात्र जीविका का साधन था, जो तीनों उच्च वर्गों की सेवा करनी होती थी शूद्र को। हमने पिछली क्लास में भी बात की थी दोस्तों इसके बारे में। तीन उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य को चुनने की संभावना थी, और समाज में दोस्तों ब्राह्मण क्षत्रिय स्थिति अधिकतर समृद्ध थी। इस तरह से दोस्तों वहाँ की व्यवस्था थी। उसी प्रकार देखिए दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों के धर्मसूत्र और दोस्तों धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था का उचित है वो, यानी दोस्तों वर्ण व्यवस्था को उचित बताया गया। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार दोस्तों वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई। बौद्ध धर्म को दोस्तों बहुत ही सुव्यवस्थित धर्म मानते थे, यानी दोस्तों वर्ण व्यवस्था की उसने आलोचना की थी। उसी तरह से दोस्तों बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा अस्वीकार किया, यानी दोस्तों जो जन्म के आधार पर जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी उनको दोस्तों अस्वीकारा कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों एक वैकल्पिक समाज में रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी, यानी दोस्तों क्या होता है कि समाज में सदैव वही व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता जिसके पास अधिक संपत्ति हो, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो दानशील हो, जो दयालु हो, उसे भी दोस्तों प्रतिष्ठित माना जाता था। और जो व्यक्ति स्वयं के लिए संपत्ति इकट्ठा करता है वह दोस्तों घृणा का पात्र होता है। उस तरह की वहाँ पर व्यवस्था थी। उसी प्रकार देखिए दोस्तों भारत के दक्षिण में तमिलकम क्षेत्र में चोल, चेर, पांडे दोस्तों ये वंश है जैसी सरदारी, यानी दोस्तों जो राजा थे अस्तित्व में आई, और दोस्तों ये राज्य काफ़ी समृद्ध थे। तमिल भाषा में प्राप्त संगम साहित्य, सामाजिक और आर्थिक संबंधों का चित्रण, धनी और निर्धन के बीच विषमता जरूरी थी। लेकिन समृद्ध लोगों को ये अपेक्षा की जाती थी कि वह मिल बांट कर अपना
अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे। उस तरह की वहाँ पर व्यवस्था कर रखी थी। एक सामाजिक अनुबंध, अब ये क्या है दोस्तों, बौद्ध धर्म की अवधारणा क्या है, सुत्त पिटक, यानी दोस्तों इसमें बौद्ध धर्म में 3 पिटक है दोस्तों, उनको हम अच्छी तरीके से अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हमारे को बहुत ही विस्तार से बताया गया है। तो क्या है दोस्तों, सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक का वर्णन मिलता है, जो दोस्तों प्रारंभ में मानव व दोस्तों वनस्पति जगत विकसित नहीं था। सभी जीव शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे, प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते जितनी उनकी, यानी दोस्तों उनके एक समय का भोजन की प्राप्ति की आवश्यकता होती, यानी दोस्तों वो ज़्यादा उपयोग नहीं करते थे और प्रकृति को इतनी हानि नहीं पहुंचाते थे। फिर क्या होता है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था समाप्त होने लगी। मनुष्य लालची और दोस्तों कपटी हो गया, समाज में बुराइयां फैलने लगी। ऐसे में दोस्तों लोगों ने विचार किया कि ऐसे मनुष्य को चुने जो उचित बात पर क्रोधित हो, जो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को सजा दे जो दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, यानी दोस्तों दूसरों को परेशान करते हैं, शोषण करते हैं उनका। इस कार्य के बदले हम सब मिलकर, यानी दोस्तों हम सभी मिलकर चावल का एक अंश देंगे और दोस्तों सभी लोगों की सहानुभूति, यानी दोस्तों सहमति से चुने गए कारण और दोस्तों महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। यानी कि क्या होता है कि दोस्तों जो इस कार्य से, यानी दोस्तों इस कार्य में बदले हम सभी, यानी दोस्तों कार्य के बदले हम सभी मिलकर चावल का अंश देंगे और सभी लोगों की दोस्तों सहमति से चुनने के कारण महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। राजा की सेवा इस बदले में उसे दोस्तों क्या है कि राजा के बदले में सेवा की उसे जनता कर दे, यानी दोस्तों टैक्स देती थी। इससे दोस्तों यह प्रतीत होता है कि मनुष्य स्वयं की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन जो दोस्तों भविष्य के लिए उसे बदल भी सकते थे। इस तरह की वहाँ पर व्यवस्था थी। तो दोस्तों हमने पार्ट 2 में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग को, अध्याय 3 जो हमारा चल रहा है। और दोस्तों आपका जो सपना है 95 से ऊपर लाने का, वो दोस्तों साकार होकर रहेगा, देख लेना दोस्तों 2025-26 में। तो अच्छी तरीके से तैयारी करिए दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं और अच्छी तरीके से इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे, अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।